हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपने क्लास प्लेटफॉर्म पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 की लास्ट चैप्टर है जो आपका चैप्टर आपका 10, जिसका नाम है आपका 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। आज हमें ये देखना है और ये जो हम आज चैप्टर देख रहे हैं ना, इसमें हम मध्यकाल के बाद के मध्यकाल मतलब जाते जाते आधुनिक में हम आते आते जो यहाँ पे जो राजतंत्र धीरे धीरे से समाप्त हो रहा है और लोकतंत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो उस बारे में हम इसमें जानेंगे। और किस तरह से इस 18वीं शताब्दी में घुसते ही नए नए जो राजवंश राजनीतिक गठन हो रहे हैं नए, और जो जितने जो वंश और उदय हो रहे हैं, राज्यों का उदय हो रहा है, तो वही सब देख रहे हैं। फिर जिस तरह से मुगलों का पतन हो चुका है यहाँ पर पूरी तरह से, उनकी जगह पर उनके जो आधीन जो राज्य थे वह सब के अब स्वतंत्र हो रहे हैं। ये सब हमें इसमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। जो इम्पोर्टेंट होगा रीडिंग करते हुए चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के हिसाब से उसी पर हम अंडरलाइन करेंगे। चल 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी हैं। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यहाँ भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। तो हमने इधर कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि पहले ही इस उपमहाद्वीप में बहुत सारी घटना घटित हो चुकी हैं। तो इस समय में जो धीरे धीरे करके जो मुगल सत्ता जो कमजोर पड़ रही है, अपनी पतन की ओर बढ़ रही है, ये सब आपका चल ही रहा है। साथ ही यहाँ पर जो अंग्रेज ऑलरेडी घुस चुके हैं इस उपमहाद्वीप में, तो वो अब क्या करें, उनकी शक्ति यहाँ पर 1765 आते आते बहुत ही ज्यादा इन ब्रिटिशों की शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि ये जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, तो उसके कई इलाकों को, कई बड़े बड़े हिस्सों को ये अपने सफलतापूर्वक ये हड़प लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये हम इस मैप में हम देखते हैं कि जो अंग्रेजों द्वारा 1765 में जो जो ये पूर्वी इलाका जो अपने कब्जे में ले लेते हैं, हड़प लेते हैं, तो ये है आपके पटना, बिहार, मुर्शिदाबाद, बंगाल, ढाका, कलकत्ता और उत्तरी सरकार। तो ये सारे जो इलाके हैं ये आपके ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में यह हड़प ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यह दर्शाते हैं कि आज 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो 18वीं शताब्दी है, जो 18वीं शताब्दी में हम इंटर कर रहे हैं धीरे धीरे, तो यह एक ऐसी अवधि काल है, ऐसी अवधि है जिस समय में जो भारत में इस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक तंत्र यानी कि जो साम्राज्य है, जो शासक है, वे इस समय में एक बहुत काफी जल्दी जल्दी ही मतलब बहुत तेजी से सडनली यहाँ पे बदलने शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पे मुगल सत्ता समाप्त जैसे हो रही, जैसे अपने अपने स्वतंत्र जो एक मुगल के अधीन थे वे अपने आप को स्वतंत्र करते, वहीं इन अंग्रेजों को भी ज्यादा इनको शक्ति प्राप्त हो जाती है। इनको को रोकने वाला नहीं नहीं होता है, जिस कारण से ये अपनी शक्ति का प्रयोग कर कई हिस्सों, कई बड़े बड़े इलाकों में ये अपनी इनको कब्जे में ले लेते हैं इलाकों को। ठीक है। अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर में हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है एवं 1761 में जब मृत्यु होने के बाद में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, तो उसके बीच में जितनी भी जो घटनाएं हुई है इस उपमहाद्वीप में, या जो नई राजनीतिक शक्तियां आई हैं, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है, उसी के बारे में हमें इसमें बताया गया। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपका मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अब जो मुगल साम्राज्य है, यहाँ पर जो ये मुगलों के लिए संकट स्थिति हो रही है वो क्या है, देखना है हमें कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। हमने चार में देखा था, हमने चारों अध्याय में क्या पढ़ा था। इस समय हम यह पढ़ रहे थे, अकबर शासन में था मुगल मुगल काल में। ठीक
ठीक है। तो इस समय में जो मुगल साम्राज्य था वह बहुत ही सफलता में अपनी ऊंचाइयों पर तेजी से पहुंच रहा था। किंतु फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम में, अब 17वीं शताब्दी में कौन, आपका औरंगजेब आ चुका है यहाँ पर। वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे, ऐसा अनेक कारणों से हुआ। अब 17वीं शताब्दी इंटर होते होते जो मुगल साम्राज्य के सामने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो उनको साम्राज्य चलाने में जितने भी संकट आ रहे हैं, ऐसा किन कारणों से यह हुआ है वो हमें देखना है। अनेक कारणों से हुआ है, जिसमें से आपका बादशाह औरंगजेब ने, पहला आपका यह कारण है, मुगल जो शासक औरंगजेब है, दक्कन में 1779 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। जो औरंगजेब है यह बहुत लंबी लड़ाई लड़ता है दक्कन की ओर, दक्कन पर शासन करने के लिए, और इस लड़ाई के दौरान यह बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में अपने सैन्य शक्ति, अपने वित्तीय संसाधन है ना, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में खर्च कर देता है। जिस कारण से यह एक तो अपनी जो सत्ता जो ऑलरेडी है, जहाँ पे इसे राज्य करना है, जहाँ पे शासन संभाल रहा था, वहाँ ये ध्यान नहीं दे पाता, जिस कारण से और भी तेजी से सत्ता पतन की ओर बढ़ने लगती है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी। अब औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी मतलब जो औरंगजेब के बाद जो उसके शासन में जो राज करने वाले थे, उनके शासन काल में साम्राज्य में प्रशासन की जो कार्य कुशलता है, जो कार्य करने में जो लोग कुशल थे, बहुत अच्छे तरीके से जो काम करते थे, सभी के सभी लोग ध्यान से अपने शासन के लिए, अपने राजा के लिए, तो वह सब आपकी कार्य कुशलता समाप्त होने लगी थी, और मनसबदारों और शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। अब जो यहाँ पर जो मनसबदार थे यहाँ पर, तो उनको अब उनके ऊपर राज्य करना केंद्रीय सत्ता के लिए क्या हो गया था, तो कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी कि दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। अब सूबेदार जो थे वहां के, अब उनको क्या काम करना पड़ता था यहाँ पर 1707 के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उन्हीं को यह आपके ज्यादातर दीवानी के काम भी और फौजदारी के काम भी नियंत्रण रखने पड़ते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उसे विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ कर लिया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। अब देखो यहाँ पर आपका एक क्लियर यहाँ पर हो रहा है आपका कि इस समय सूबेदारों को जो भूमियां दी गई थी, जिनकी रखवाली करते थे, राजस्व प्राप्त करते थे, तो जब तक औरंगजेब थे, औरंगजेब जो शासक था वहां पे, उस समय तक तो सब ठीक चल रहा था, पर जैसे ही इसकी मृत्यु के बाद जो इसके उत्तराधिकारी आते, वे अपने शासन को ठीक तरीके से नहीं चला पाते, कार्यकुशलता भी सब समाप्त होने लगती है इनके साम्राज्य में। तब जो सूबेदार के रूप में जो नियुक्त होते हैं जो व्यक्ति, जो वहाँ के सैन्य प्रशासन में और दीवानी और फौजदारी, ये दोनों मामले अब इन लोगों को संभालना पड़ता है, जिस कारण से इन्हीं को सब देख रेख करना पड़ता है। अब यही कारण है कि इनके पास में बहुत ज्यादा शक्ति मिल जाती है, बहुत अधिक राजनीतिक भी, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई हैं इस कारण से, क्योंकि और जो लोग थे, मनसबदार जो थे, वे लोग तो संभाल नहीं पाते थे, उनके लिए कठिन हो गया था केंद्रीय सत्ता को, केंद्रीय सत्ता के लिए संभालना। इस कारण से जो सूबेदार थे उन्हीं के ऊपर में ये सारी जिम्मेदारी आ जाती, जिस कारण से इनको राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां बहुत ही ज्यादा मिल जाती है। अब जैसे जैसे इन सूबेदारों को शक्तियां अधिक मिलती जाती हैं, वैसे वैसे ये क्या करते हैं, अपने जिनको प्रांत जिनके हिस्से में रहता है, नियंत्रण में रहता है, वे क्या करते हैं, इन सभी प्रांतों पे अपना नियंत्रण मजबूत कर लेते हैं, और राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व में भी कमी ले आते हैं, और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदार और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। अब एक तो ये परिस्थिति पहले से ही है कि सूबेदार यहाँ पर आपका वो क्या कर रहे हैं, सारे जो उसके हिस्से में जो भूमि है वहां पर वे अपने राजनीतिक और उनकी शक्तियां प्राप्त हो गई और अधिक से अधिक। अब यहाँ पर और एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है मुगलों के लिए, कि जो उसके अधीन में जो जमींदार और किसान जो थे,
जो इसके कहे अनुसार चलते थे वो भी इनका विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मुगल सत्ता डगमगाने लगती है, अपने पतन की ओर बढ़ने लगती है। तो ये जो समस्याएं हैं ये और भी ज्यादा गंभीर बना देती है इस परिस्थिति को। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी ही स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कोशिशें इन्होंने थी। अतीत में भी विद्रोह समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। अब इस प्रशासन व्यवस्था में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं मुगल शासन काल में, तो इन सब चेंजेस को, इन सब बदलाव को औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं, जितने भी बनते हैं, तो वो इतने पावरफुल नहीं रहते हैं कि जो इस बदलाव को वे लोग रोक सके। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने भी 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है कि इस समय मुगल सत्ता पतन की ओर बढ़ रही है और इसी समय किसान विद्रोह हो रहा है, आपका जमींदार विद्रोह हो रहा है। साथ में ये हो ही रहा है अभी इस समय में 1739 के पिछले में और इस 80 में भी 39 में भी। अब इसी बीच एक और परिस्थिति क्या बन जाती है कि आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट भी यहाँ बन जा रहा है इसी बीच में, कि यहाँ पे जो ईरान का एक शासक नादिर शाह है वह भी इस समय में दिल्ली 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। तो ये आपको पीटी का क्वेश्चन है, यस आप देख लो एक बार। और संपूर्ण नगर को लूट कर वो बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। अब यहाँ तो एक तो ऐसे ही प्रॉब्लम चल रही है मुगल सत्ता में, मुगल सत्ता पतन की ओर बढ़ रही है और साथ में इसमें ऑलरेडी अंग्रेज यहाँ पर आ चुके हैं, व्यापारी जो धीरे धीरे अपने किले वगैरह सब इन लोग बना चुके हैं ये सब इस समय में। और साथ में ये लोग अपना राज्य भी बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं भारत में। और इसी बीच ये आपका ईरान शासक नादिर शाह रहता है, यहाँ भी आप दिल्ली पर आक्रमण कर इसे लूट कर भारी मात्रा में धन दौलत ले जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट होगा पीटी का क्वेश्चन, ठीक है, कि किस किन परिस्थिति में हुआ, या फिर आपका नादिर शाह ने किस वर्ष लूट किया दिल्ली पर, और वह या तो फिर वह कहाँ का शासक था ईरान का, ये देखना है। आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। अब यहाँ पर देखिए, आप ये देख रहे हो कि जैसे कि आपका ईरान ईरान का शासक नादिर शाह ये तो लूट के ले गया पहले आक्रमण कर दिल्ली को, अब वो खत्म हुआ, फिर तुरंत ही आपका कुछ साल ही बाद आपका नादिर शाह के आक्रमण के बाद में कौन आता है, आपका अफगान अब्दाली शासक, जो अफगान का होता है वो भी कम से कम उसने तो भारत पर 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, और खूब लूटपाट मचाए। तो इसने आपका 1748 से लेकर 1761 के बीच में 5 बार भारत में आक्रमण किया। तो यहाँ भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ ना, ये भी आपको जानना जरूरी है कि इसका जो आने का जो सिलसिला है वो आपका 1748 से लेकर 1761 तक के बीच में है, और ये 5 बार इस समय अंतराल के बीच में 5 बार भारत पर आक्रमण के लिए आ चुका है, ठीक है। अब इसी बीच इसकी लड़ाई लास्ट में जो आता है 1761 में, यही आपका वो है पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। चलिए, साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों के पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मुगल साम्राज्य था इस पर एक तरफ से हर तरफ से दबाव पड़ रहा है। एक तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, साथ में कृषक और विद्रोह होता है, आपका जमींदार विद्रोह भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जो सूबेदार थे उन लोगों को भी शक्तियां मिल जाने के कारण से वे भी अपने आप पूरा का पूरा जो उनकी इलाके होते जहाँ पर वे मुगल सत्ता के अधीन काम कर रहे होते, तो अब वे अपने उस इलाकों को अपने अधीन कर लेते, पूरी तरह से नियंत्रण में ले लेते हैं। और साथ ही नादिर शाह का आक्रमण प्लस आपका यहाँ पर अफगान का भी, अब्दाली का भी आक्रमण। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आपको साफ साफ हमें पता चल रहा है कि यहाँ मुगल सत्ता पर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना बना डाला। अब यहाँ पे देखा कि जो ये लोग जो आपस में जो
प्रतिद्वंद कर रहे हैं ना, कंपटीशन कर रहे हैं, तो इस कारण से और भी ज्यादा यह साम्राज्य आपस में और भी ज्यादा कमजोर बनता जा रहा है, आपसी मतभेद, आपसी प्रतिद्वंदता के कारण। ठीक है, ये अभिजातों दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, एक थे ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के थे, काफी समय के परिवर्तित मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखियर और आलमगीर द्वितीय, अब यहाँ पे एक और चीज देखो आपका, आलमगीर द्वितीय और यहाँ पे एक और जो मुगल सम्राट हैं, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, और दो अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया जाता है अभिजातों ने, कि ये सब आपको पारस्परिक द्वंद्विता के कारण ही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका कर दिया जा रहा है, अंधा बना दिया जाता है यहाँ पर, एवं आपके इस पर फर्रुखियर और आलमगीर की भी हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना, तो फर्रुखियर उसकी हत्या हो जाती है, ये आपको यहाँ पर देखना है। चलिए, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब ये जो तीन इलाके हैं, तीन जो ये प्रांत है आपके, अवध, बंगाल और हैदराबाद, यहाँ पे पहले सूबेदार जो रहते हैं मुगल सत्ता के अधीन, जो कार्य कर रहे होते हैं, इनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है और ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे निकल के आ रहा राजपूत। राजपूत वंश के बारे में देखना है कि बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपने वतन जागीरों पर प्राप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर का राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। अब ये हमको यहाँ देखना है, जो जोधपुर की जो राजा है वो कौन है, राजा अजीत सिंह। ठीक है, ये आप देख लो, मैं द फॉलोइंग में आ सकता है आपका बीच का क्वेश्चन। इन प्रभावशाली राजपूतों घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। तो ये जो आपके राजपूत थे, ये कहाँ के सूबेदार थे, आपके गुजरात और मालवा। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। अब ये आप देख लो, इसको इम्पोर्टेंट है, ये आपका पीटी यहाँ से बन सकता है। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। अब ये जो बादशाह जहांगीर शाह है, इन्होंने ये जो पद थे 1713 में नवीकरण कर दिया इन्होंने। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों को कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की थी। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित कर की और उसे 1722 में आगरा की सुबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। अभी आपस में भी मतलब एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, जिस कारण से इनका खुद का विकास रुकने लगा यहाँ पर। ये जो हवेली यहाँ पर पिक्चर में दिखाई जा रही है, आपके जयपुर के राजा जय सिंह की आ, हवेली है। मेहरगढ़ का किला जोधपुर, यह आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी हासिल करना। सिख 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला था। पंजाब जो क्षेत्रीय था उसको, उसका राज्य निर्माण करने के लिए इनको बढ़ावा मिला गया। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया।
अब ये जो बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसने मुगल सत्ता का विद्रोह किया था? खालसा ने। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। बंदा बहादुर ने 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। मिस्र यानी कि जो इनकी सेना है ना आपका, जो मिस्र यानी कि इनकी सेना, ठीक है। सिख के योद्धाओं का एक समूह था। योद्धा जो योद्धा लोग होते थे सिख धर्म के, तो उनको ये लोग क्या कहते थे? मिस्र। ठीक है, इसका एक नाम दे दिया गया मिस्र। इन जत्थों को मिस्लों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। या दल जो जत्थों वो एक साथ जो इकट्ठे होते थे ना, ये योद्धाओं का एक संगठित समूह, तो उनको क्या कहते थे? दल खालसा। उन दिनों दल, ये सबको पीटी में आपका निकल सकता है, पीटी का क्वेश्चन यहाँ से। खालसा और बैसाखी दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। अब यह जो दल था इनका कब मिलता था? ये आपका खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में ये लोग मिलते थे। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लेते थे। अभी जो निर्णय हो लेते थे ये लोग, सामूहिक निर्णय लेते थे इन बैठकों पर। जब बैसाखी पर दिवाली पे मिलते थे ये लोग खालसा के, तो ये लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे, जिन्हें क्या कहते थे? गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों के ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी। राखी व्यवस्था किसने स्थापित की थी? सिखों ने स्थापित की थी, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। अब यहाँ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पीटी का क्वेश्चन है कि राखी जो व्यवस्था वह किन्होंने शुरू की थी, ठीक है, और किसके क्या क्या किस कारण से की गई थी, और इसके बदले में ये लोग क्या देते थे? तो इसके बदले में सिख लोग क्या करते थे? संरक्षण देते थे और किसानों से 20% का कर लेते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा को प्रेरित किया था। राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। अब मुगलों के अधीन में जो प्रांत था पंजाब, ठीक है, पंजाब प्रांत था, और आपका सरहिंद की जो सरकार थी आपका, इन सबको अहमद शाह अब्दाली ने अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों पर पाए जाते थे। तो यानी कि जो सिक्के में जो लोग करवाते थे शासन गढ़कर, वो कुछ चेंजेस नहीं है, जो बंदा बहादुर के समय में जो यूज होता था जिस तरीके से, वैसे ही ये यूज करते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना नदी तक फैले हुए थे। अब इनका जो सिखों का जो इलाका था वो वहां भी बहुत ही ज्यादा फैलने लगा था। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिखों समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ भी अब इम्पोर्टेंट है आपका कि महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर, 1799 में। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पीटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ता है। आपका यहाँ पे आ गया मराठा। मराठा के बारे में पढ़ लेते। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन को लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। जो मराठा जो साम्राज्य जो शासन था ना, यह क्षेत्रीय राज्य, यह शुरुआत से ही इसका विरोध करके ही उत्पन्न हुआ था। ठीक है, जो क्षेत्रीय राज्यवाद है, मुगलों का विद्रोह करते करते इसका आपका उत्पन्न हुआ था, यहाँ क्षेत्रीय शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, शिवाजी ने 1627 में शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी ने 1680 में इन्होंने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। यानी कि जो जिन परिवारों में शक्तिशाली जो योद्धा होते थे ना,
जिनको देशमुख कहा जाता था, ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। ये उनकी हेल्प से, सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना करते हैं शिवाजी। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक, कुणबी, जो कृषक और पशुचारक जो ये क्या कहलाते हैं, कुणबी, ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। तो यानी कि जो मुख्य जो आधार है मराठा मराठा सेना के, वो कौन थे, कृषक पशुचारक, जिनको कुणबी कहा जाता था। शिवाजी ने, ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन है, शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, पेशवा का अर्थ है प्रधानमंत्री, के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। मराठा राज्य की राजधानी बन गया। अब जो पुणे है वो क्या बन गया, आपका मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। तो जो पेशवा थे, इनकी कामयाबी का जो कारण था वह यहाँ पे बताया गया है। आप इसको एक बार देख ठीक से पढ़ लीजिएगा कि सीधे उनके इलाकों में टक्कर नहीं, उनके इलाकों में जाते नहीं थे वे लोग। वे क्या करते, चुपचाप से निकल जाते थे और सीधे शहरों और कस्बों पर हमला करते थे, ठीक है। तो ये उनका रीजन था कि वे आसानी से मुगलों को हरा देते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने शनैः 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 और काफी सफलता पूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। चौथ, आपका ये देख लो, चौथ का क्या अर्थ है। चौथ का ये सब जो बॉक्स में दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये जो बॉक्स पढ़ रहा था अभी, ये भी आपका देखना जरूरी है। वन में देख लेते हैं कहाँ हमने बॉक्स को छोड़ा है क्या। नहीं, बॉक्स का तो अभी तक चालू नहीं लग रहा है। चलो देख लेते हैं आगे से। बॉक्स तब तक हम लोग को छोड़ा नहीं है, इम्पोर्टेंट था कुछ। ये हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है ये आपका यहाँ पर। चौथ का क्या अर्थ है, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। तो चौथ कौन वसूलते थे, मराठा, ठीक है। और सरदेश मुखी क्या थे, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9% हिस्सा लिया जाता था। ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट है, सब देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। अब 1720 आते आते मालवा और गुजरात क्या हुए, छीन लिए जाते हैं मुगलों से। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। अब मराठा इतने ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि उन्होंने दक्कन में भी अपनी आधिपत्य हासिल कर ली। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। अब दक्षिण में, यहाँ पर दक्कन की साइड की बात हो रही है कि दक्कन दक्कन की साइड में चौथ और सरदेशमुखी कर, एक कर थे, ठीक है, एक तरह का। पीठ के क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ से बन जा रहा है, इनको यह अधिकार मिल गया था। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब की ओर बढ़ने लगे। पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेश तक फैल गई थी मराठा की। तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, इनका साम्राज्य बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था। अच्छा, ये जो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो उत्तर में राजस्थान, पंजाब में पंजाब और पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेश जो यहाँ तक फैल गए थे ना, यहाँ तक इनकी मराठा की सैन्य शक्तियां तो फैल गए थे, किंतु इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक, एक ऑफिशियल जो होता है ना, ऑफिशियल तरीके से इनको सम्मिलित नहीं किया गया था मराठा साम्राज्य में, इनको अलग ही रखा गया था। मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे
भेड़ की रकम ली जाने लगी थी। अब मराठा क्या करते थे, इनको औपचारिक रूप से तो इनको सम्मिलित नहीं किया गया था, किंतु उनकी सत्ता स्वीकार करने के लिए क्या करते थे, उनसे भेड़ की रकम ली जाने लगी थी इस यहाँ से। अब साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी थी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए थे। परिणाम स्वरूप मराठाओं को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अब ये देखिए बहुत बड़ा कारण यहाँ बन जाता है, ये जो औपचारिक रूप से जो इन्होंने शासन अपने साम्राज्य में जो सम्मिलित नहीं किया इन इन राज्यों को, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी इन मराठों को। ये जो 1761 में जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना अब्दाली के साथ में, तीसरी लड़ाई पानीपत की, इसमें इन साइड के जो राजा थे, इनसे इनको कोई मदद नहीं मिलती है, जिस कारण से पानीपत की लड़ाई में इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अंतरहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की थी। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। अब जैसे यहाँ पे एक और बात देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे मराठा कोई भी इलाका जीत लेते हैं ना, जैसे इलाका जीत लेते हैं, तुरंत बाद मराठों का क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है वहां पर वो इलाका पूरी तरह से, तो वो क्या करते हैं वहां पर भू राजस्व की मांग भी धीरे धीरे करके रखने लगते हैं। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। अब ये जो सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, ये कौन है, मराठा सरदार है, ठीक है। इनको शक्तियाँ कैसे मिली, भू राजस्व की मांग, कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया, ठीक है। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि की को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। अब यह देखना है कि आपका जो उज्जैन हुआ किसके संरक्षण में था, सिंधिया, यानी कि उज्जैन के पर कौन राज कर रहा था, सिंधिया के लोग, और इंदौर पर कौन है, होलकर, ठीक है। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। अब चंदेरी, यहाँ पे देखना चंदेरी क्या है, यहाँ पर एक रेशम वस्त्रों का, ठीक है, उद्योग है। यहाँ पे रेशम वस्त्र के यहाँ पे काम होते हैं चंदेरी में। अब इनको बाजार कहाँ पे मिल गया, पुणे में एक नया बाजार मिल गया, ठीक है। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की एक धुरी पर अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया। अब यहाँ पे व्यापार बढ़ने लगा, यहाँ पे जैसे मराठा यहाँ पर इन सब जो जीत रहे इलाके, वहां पर ये सब सुविधाएं भी यहाँ पे दे रहे हैं। अब देखते हैं जाट। जाट अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर दी। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा को दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए थे। जाट समृद्ध कृषक थे। अब जाट कौन थे, ये एक समृद्ध कृषक थे जिसका सरदार कौन था, शासक, नेता चूड़ामन, ठीक है। ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो ध्यान रखिएगा। चूड़ामन आपका जाट का शासक था, ठीक है, नेता था। और ये लोग किसान थे, कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास, आपको नादिर शाह का पुत्र कौन है, जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उस उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए थे, 15,000 सैनिक सिखों से लिए, और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। तो नादिर शाह का जो पुत्र था जवाहिर शाह, वह मुगलों से लड़ा था, ठीक है। और सैनिक
मराठाओं से भी उसने बुलवाए थे, 15,000 सिखों से भी उन्होंने सैनिकों की मदद ली थी। जब भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनवाया गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों में नमूने पर बनवाई गई थी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। चलिए आपसे आपका आज का चैप्टर समाप्त होता है। जहाँ से इम्पोर्टेंट चीज है वही हमको देखना था। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गई चैप्टर, इतना ही रीडिंग था इस चैप्टर का। और जो मेन चीज है जहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो हमने देखा ना मराठाओं को मतलब मराठा यहाँ पे उदय होते, मराठा जाट, ठीक है, इन सब का यहाँ पे क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। जैसे ही पतन होता है आपका कैसा, मुगल साम्राज्य का। ठीक है, तो ये सारे सारे पतन हो रही, तो सबके सब सिख का जो, सॉरी ये आपका जो औरंगजेब है, जो मुगल सम्राट का शासक, उसकी मृत्यु के बाद में सिख यहाँ से उदय हो रहे अच्छे तरीके से, मराठा भी और जाट भी, इन सबकी शक्ति बहुत ही बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देख लेना है आपका सूबेदार क्या था, प्रांतीय सूबेदार होते हैं। फौजदार एक मुगल सैन्य कमांडर था। इजारदार एक राजस्व कृषक मिस्र सिख योद्धाओं का एक समूह था। चौथ, मराठाओं द्वारा लिया गया कर था, लगाया गया कर। कुणबी मराठा कृषक योद्धा होते हैं। और उम्र उच्च अभिजात। ठीक है, तो ये सब हमें देखा था आज इसमें। और हमें देखा इसमें किस तरह से राखी व्यवस्था लाई गई सिखों द्वारा, जो एक कर वसूलने का होती। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, और हम कल से नई क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास 8, और चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, और क्लास आपको कैसे लगी तो आप उसको प्लीज मुझे बताएं, कमेंट करें।